हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो देखिए मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसरो 2019 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है पीएसए से, पावर सिस्टम एनालिसिस। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंगल फेज इंडक्टिव लोड ड्रॉज 10 मेगावाट एट 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग। क्या बोल रहे हो? एक सिंगल फेज का लोड है कि जो 10 मेगावाट एट 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग इतनी पावर को इतने पावर फैक्टर पर ड्रॉ कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आगे वो बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड टू रेज द पावर फैक्टर टू 0.8। इसके पहले उसका पावर फैक्टर था 0.6। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसका पावर फैक्टर उसको कहां तक लाना है? 0.8 तक लाना है। ठीक है, और आगे उसने बोला है कि सिस्टम वोल्टेज इज 1000 वोल्ट एंड सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन को तुम बोल नहीं सकते कि सर्किट पावर फैक्टर का मतलब पीएसए का क्वेश्चन है या मशीन का क्वेश्चन है या सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है, क्योंकि तुम तीनों में डील करते हो उसको। लेकिन पीएसए में अपने पास एक स्पेशल टॉपिक है, मतलब सेपरेट टॉपिक है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। इसके लिए मैंने उसको पावर फैक्टर पीएसए की कैटेगरी में डाला है। ठीक है, अदरवाइज तुम उसको किसी में भी डील करते हो, ये तो आपको भी मालूम है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। गिवन क्या क्या है मुझे? गिवन जो है मेरे पास, देखिए मेरे पास एक लोड दिया है। क्या दिया है? एक लोड दिया है। लोड की जो पावर, एक्टिव पावर PL, इट इज 10 मेगावाट। कितना दिया है? 10 मेगावाट का लोड दिया है मेरे पास। ठीक है, जो लोड का पावर फैक्टर दिया है cos phi L, इट इज गिवन एज 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग। कैसा दिया है? 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग दिया है। बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ C मतलब कैपेसिटर सो दैट द सिस्टम पावर फैक्टर विल बी 0.8। क्या होगा? 0.8। अभी उसने कुछ भी नहीं बोला कि लैगिंग होना चाहिए, लीडिंग होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा उसके बारे में। ठीक है, ऐसा पूछ रहा है। सिस्टम वोल्टेज गिवन है अपन को, मैं उसको बोल रहा हूँ VS। सिस्टम वोल्टेज VS कितना दिया है? 1000 वोल्ट दिया है। ठीक है, इतना। और जो फ्रीक्वेंसी दी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इट इज गिवन एज 50 हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो लोड होते हैं अपन उसको कभी भी लैगिंग पावर फैक्टर पे, मतलब मोस्टली अपने पास जो टाइप ऑफ या लोड का नेचर होता है वो मोस्टली लैगिंग नेचर का होता है। लीडिंग 0.8 लीडिंग तक अपन मोस्टली नहीं लेके जाते। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि उसको ऐसा कंसिडर कर रहे होंगे कि ये सर 0.8 लीडिंग तक लेके जाने की बात कर रहा है या 0.8 लैगिंग तक लेके जाने की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ उसने मेंशन नहीं किया है। तो cos phi L दिया है तुम्हें, और cos phi S मतलब जो नेक्स्ट टाइम आएगा। ठीक है, cos phi S विल बी 0.8। सिस्टम का पावर फैक्टर होना चाहिए 0.8। तो उसके लिए पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ C इन मिलीफैरेड। जितने उसने ऑप्शंस दे उसके हिसाब से मुझे किस में चाहिए? मिलीफैरेड में चाहिए। अब सबसे पहले जब भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से रिलेवेंट क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं उसका बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। उसको पहले मैं कन्वेंशनल वे से सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं डील करूंगा कि उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा डायरेक्टली तुम उसका आंसर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम को लोड कनेक्टेड है, ये सिस्टम का लोड है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या है? मेरे पास सिस्टम को कनेक्टेड एक लोड है। ठीक है, इस तरीके से लोड का जो उसने रेटिंग मतलब लोड का जो पावर दिया है, इट इज गिवन एज 10 मेगावाट। कितना दिया है? 10 मेगावाट। और जो लोड का उसने पावर फैक्टर दिया है वो दिया है 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं उसका लोड को पावर लिखूं, लोड का पावर अगर एपरेंट पावर लिखूं तो आ जाएगा 10 प्लस इसका रिएक्टिव पावर अगर आप निकालोगे Q इज इक्वल्स टू P tan phi। P कितना दिया है? 10 मेगावाट दिया है। tan phi कितना दिया है? देखिए 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग है, ऑब्वियस से कितना आएगा? tan ऑफ 53.30। अब ये कैसे है? देखिए cos phi इज इक्वल्स टू 0.6, phi इज इक्वल्स टू 53.13। आप उसका इन्वर्स ले सकते हो। ठीक है, इसका अगर वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास 13.33। ये मेगावाट में था, अब ये बन जाएगा मेगावार। किस में बन जाएगा? मेगावार। तो मैं उसको लिखता हूँ 10 प्लस J 13.33 MVA।
क्या बन जाएगा, MVA, एपरेंट पावर है ना इसके लिए। मेरे पास जो सिस्टम का वोल्टेज दिया है, ठीक है, अब जो सिस्टम का वोल्टेज जो उसने बात करी है वो दिया है मेरे पास 1000 वोल्ट। कितना दिया है, 1000 वोल्ट। सिस्टम का फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो दिया मेरे पास 50 हर्ट्ज। कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। अब देखिए, जब भी तुम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो ना, तुम ना लोड का पावर फैक्टर नहीं चेंज कर रहे हो। क्या बोल रहा हूं मैं, तुम लोड का पावर फैक्टर नहीं चेंज कर रहे हो, तुम किसका पावर फैक्टर चेंज कर रहे हो भाई, आप पावर फैक्टर चेंज कर रहे हो सप्लाई साइड का, सिस्टम का पावर फैक्टर चेंज कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, सिस्टम का पावर फैक्टर चेंज कर रहे हो। इसका पावर फैक्टर तो उतना ही रहेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, इसका पावर फैक्टर, लोड का पावर फैक्टर उतना ही रहेगा जितना पहले था, इंप्रूव करने के बाद भी उतना ही रहेगा। चेंज किसका होगा फिर, सिस्टम का होगा। किसका, सिस्टम का। देखिए सिस्टम का पार्ट है, सप्लाई साइड है। मैं इसको बोलता हूं सप्लाई साइड और इसको बोलता हूं लोड साइड। सप्लाई साइड। अब ये हो जाएगा मेरे पास क्या, दिस विल बी लोड साइड। क्या हो जाएगा, लोड साइड। अब मुझे एक बात बोलिए, अगर मैंने पूछा कि अगर सपोज मेरे पास लोड है, लोड का पावर इतना है, तो भाई इसमें मुझे एक बात बोले, सप्लाई साइड का पावर फिलहाल कितना है। अरे भाई जो लोड का पावर होगा वही तो सप्लाई साइड का पावर होगा, उसमें ना कोई भी एक एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, मतलब किसके अक्रॉस में ड्रॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस है जो लोड का पावर होगा वही किसका होगा, सोर्स का पावर होगा। तो ठीक है ना, जो लोड का पावर होगा तो वही सोर्स का पावर होगा। तो मैं इसको क्या दिखा दूँ, सप्लाई साइड का पावर SS, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 प्लस J 13.33 क्या, MVA। अब मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि भाई मेरे जो सप्लाई साइड की जो पावर है, अब सप्लाई साइड का पावर फैक्टर भी तो उतना ही है ना, फिलहाल कितना है सप्लाई साइड का पावर फैक्टर, जो लोड का होता है वही होगा क्योंकि दोनों के पावर तो सेम है। सो cos φs ये कितना है फिलहाल, ये तो 0.6 है। कितना है, 0.6 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रिएक्टिव पावर को कम करना है। बेसिकली रिएक्टिव पावर को क्यों कम कर रहे हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव करना है इसके लिए। ठीक है, ये होता है मेरे पास केस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केस 2 के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, केस 2 के लिए नाउ आई विल go to the case 2 in which what will I do, I will introduce capacitor, I will connect capacitor in parallel to the load so that my power factor will get improved। कैसे होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम के में मैं बात करूंगा, सारी चीजें मैं करूंगा। ठीक है ना, पहले एक एक 1 by 1 कर लेते हैं। ये मैंने लोड के लिए लिखा, ठीक है, इसके लिए। अब केस 2, when capacitor is connected in parallel, when capacitor is connected in parallel, अगर ये केस 2 तो ऑब्वियस केस 1 होगा ना। अब होगा क्या, अब होगा ये कि मैं यहाँ पे जब कैपेसिटर कनेक्ट करूँगा तो जो मेरे पास सर्किट आएगा, देखिए कैसे आएगा। लोड का तो भाई सब कुछ तो एज इट इज रहेगा, जैसे कि मैंने बोला कि लोड का पावर भी उतना ही रहेगा जितनी लोड की डिमांड है। लोड का डिमांड कितना है, SL इज इक्वल टू 10 प्लस J। कितना डिमांड है भाई इसका जो डिमांड है वो है 13.33, इतने रिएक्टिव पावर की डिमांड है, ये होगा उसका MVA। इतना है, समझ में आ रही बात। लोड, अब मुझे क्या करना है, मुझे उसमें कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करना है। जब मैं कैपेसिटर इसके अक्रॉस में कनेक्ट करूंगा ऐसा, ठीक है, क्या जब मैं उसमें कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करूंगा तो कैपेसिटर लैगिंग रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कैपेसिटर विल प्रोवाइड द लैगिंग रिएक्टिव पावर, कैपेसिटर टेक्स लीडिंग रिएक्टिव पावर एंड गिव्स लैगिंग रिएक्टिव पावर। समझ में आ रही बात। लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये होगा आपके पास सप्लाई साइड 1000 वोल्ट और एंड 50 हर्ट्ज है ना। ठीक है, ऐसा। अब मेरे पास एक यहां से जो पावर जाएगी उसका वैल्यू कितना होगा, ये मेरा मेन इंटेंशन है। अब मुझे एक बात बोलिए, जब भी तुम पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं
उसमें ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो कभी वैरी नहीं होती, कौन सी क्वांटिटी जो वैरी नहीं होती भाई, उसमें जो भी तुम चेंज कर रहे हो ना, क्योंकि देखिए तुम कैपेसिटर को उसमें ऐड कर रहे हो, और कैपेसिटर कैसा है कि रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? रिएक्टिव एलिमेंट है। इसकी वजह से चेंज क्या होगा? एक्टिव एलिमेंट चेंज होगा, रिएक्टिव एलिमेंट चेंज होगा। इसकी वजह से एक्टिव पावर चेंज होगी, रिएक्टिव पावर चेंज। भाई रिएक्टिव एलिमेंट किसको चेंज करेगा? रिएक्टिव पावर को चेंज करेगा। तो जो रिएक्टिव पावर है कितनी है? 13.33। ये 13.30 की तरफ इधर से आ रही थी, तब क्या होगा? अब ये कैपेसिटर कुछ पावर यहां से प्रोवाइड करेगा। देखिए मुझे तो एक मालूम है, क्या मालूम है मुझे भाई? कुछ भी हो जाए, यहाँ जो पावर मिलेगी ना लोड को, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 10 + j 13.33। कुछ भी हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड इतना आना ही चाहिए। जो मेरे पास अपरेंट पावर आएगा लोड का, वो तो इतना ही आना चाहिए। तो देखिए मेरे पास एक, मैंने जितना बोला उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा पता चल रहा है कि यार मेरे पास जो अपरेंट पावर होगी, उसमें जो एक्टिव पावर का जो पार्ट होगा वो तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर वो चेंज नहीं होने वाला तो चेंज क्या होने वाला है? रिएक्टिव पावर चेंज होने वाला है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? तो देखिए मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ना सप्लाई साइड की अपरेंट पावर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा सप्लाई साइड का अपरेंट पावर? सप्लाई साइड का अपरेंट पावर के लिए भाई मेरे पास एक फॉर्मूला है। कैसे? S = P टाइम्स ऑफ cos फाई। क्या? P टाइम्स ऑफ cos फाई, ऐसा मेरे पास फॉर्मूला है। P क्या है आपके पास? P जो दिया है भाई, उसने एक्टिव पावर दिया, कितना दिया है? 10 मेगावाट दिया है। कितना दिया है? 10 मेगावाट दिया है। cos फाई कैसे पता चले? अरे भाई वो इंप्रूव कहाँ तक कर रहा है? 0.8 तक कर रहा है कि नहीं? 0.8 तक कर रहा है ना, समझ में आ रही बात? अगर वो 0.8 तक कर रहा है तो इन दोनों से क्या मुझे उसका वैल्यू नहीं पता चल जाएगा? यस का आराम से पता चल जाएगा भाई। अगर यस का वैल्यू पता चल गया 10 / 0.8, ये कितना बन जाएगा? मुझे बोलिए ना, कितना बन जाएगा? 12.5 मेगावाट नहीं बनेगा? कितना बनेगा? 12.5 मेगावाट नहीं, सॉरी, MVA बनेगा। कितना बनेगा भाई? 12.5 MVA, 12.5 MVA बनेगा। अब आप सोच के देखिए खुद, तुम्हारे पास S का वैल्यू है, तुम्हारे पास P का वैल्यू है, किधर गया P का वैल्यू, S का, क्या तुम क्यों नहीं निकाल सकते? अरे भाई आराम से निकाल लोगे। क्यों? क्या बोल रहा हूं मैं? आराम से तुम क्यों निकाल लोगे? देखिए मेरे पास कैलकुलेटर में उसका वैल्यू निकालता हूं अब Q का। उसका जो वैल्यू आएगा मेरे पास Q का, वो वैल्यू होगा 12.5 - 10 का होल स्क्वायर, 7.5 मेगावाट। क्या होगा? 7.5 मेगावाट। ये क्या होगा? क्या होगा ये? 7.5 मेगावाट ये जो होगा मेरे पास, ये होगा रिएक्टिव पावर। 7.5 मेगावार, सॉरी मेगावार, ये जो होगा मेरे पास, ये होगा रिएक्टिव पावर। ये कौन सा साइड का रिएक्टिव पावर है भाई? ये आपके पास सप्लाई साइड का रिएक्टिव पावर। कौन सा साइड का? सप्लाई साइड का रिएक्टिव पावर। ये 10/8 कितना आता है? 10/0.8 कितना आता है? या 12.5 करेक्ट है। और सप्लाई साइड से जो रिएक्टिव पावर जा रही है तुम्हारी इस साइड के लिए, ठीक है, लोड साइड के लिए, उसका वैल्यू है 7.5 मेगावार। अब मुझे एक बात बोलिए, अगर यहाँ से 7.5 मेगावार आ रहा है तो यहाँ से कितना जाना चाहिए? आप खुद सोच के देखिए भाई, बस दोनों से माइनस तो करना है। कितना माइनस करोगे यार? अब इधर से देखिए कितना रिएक्टिव पावर जा रहा है। अब इधर से जो रिएक्टिव पावर जा रहा है वो जा रहा है आपके पास 10 + j 7.5 मेगावार, ये होगा। इतना पता चलेगा तुम्हें, मतलब पता चल गया, ठीक है। 10 + 7.5। तुम बोलो कि यार मुझे तो यहाँ से 13.33 चाहिए, तो और इधर से 7.5 चाहिए, तो बाकी किधर आए? अरे भाई बाकी ये प्रोवाइड करेगा ना। क्या कर बोल रहा हूँ मैं? ये प्रोवाइड करेगा। तुम बोलोगे सर कैपेसिटर तो एक एलिमेंट है, इसको तो पावर देना चाहिए लेना। भाई वो लीडिंग रिएक्टिव पावर को लेता है, वो लैगिंग रिएक्टिव पावर को देता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? लीडिंग रिएक्टिव पावर को लेता है। किसको? लीडिंग रिएक्टिव पावर को, और लैगिंग रिएक्टिव पावर को देता है। तो किसको देगा भाई? ये लैगिंग रिएक्टिव पावर को देगा। कितना देगा? 13.33 - 7.5। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो 13.33 - 7.5, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दैट विल बी द एक्चुअल रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कितना आएगा मैं उसका कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 13.33 - 7.5। इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 5.83। कितना आ रहा है? 5.83। तो यहाँ से जो रिएक्टिव पावर जाएगी तुम्हारे पास, दैट विल बी 5.83 मेगावार। दिस विल बी द रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर। देखिए अभी जो 5.83 मेगावार का जो पावर था किसने प्रोवाइड किया? कैपेसिटर ने प्रोवाइड किया। लेकिन ये पावर कैसे? लैगिंग नेचर की है भाई। लैगिंग क्यों?
कैपेसिटर टेक्स लीडिंग रिएक्टिव पावर एंड इट गिव्स लैगिंग रिएक्टिव पावर, इट गिव्स लैगिंग रिएक्टिव पावर। समझ में आ रही बात? ऐसे तो 7.5 प्लस 5.83 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 13.33, गोइंग टू बी इक्वल्स टू 13.33। तो मुझे एक बात बोलिए ना, देखिए सप्लाई साइड का पावर फैक्टर तो इंप्रूव हो गया, कितना हुआ 0.8, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोड की डिमांड थी, लोड को जितना चाहिए था उतना तो मिल गया, ठीक है, किसी ने दिया लेकिन उतना, भाई उसमें जो ज़्यादा जो मतलब एक्स्ट्रा जो जरूरत पड़ी उसको 7.5 ये दे रहा था, तो जो जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा था इसको प्रोवाइड करने के लिए उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर किसने प्रोवाइड किया? कैपेसिटर ने प्रोवाइड किया। तो कैपेसिटर का रिएक्टिव पावर कितना आया? कैपेसिटर का जो रिएक्टिव पावर आया Q से मैं उसको बोल सकता हूँ, रिएक्टिव पावर प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 5.83 वॉट मेगावार। क्या? मेगावार। इतना रिएक्टिव पावर किसने प्रोवाइड किया भाई? दिस मच रिएक्टिव पावर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर, ठीक है। अब क्या होगा? QC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? XC। ऐसा आप लिखोगे। XC का वैल्यू चाहिए तुम्हें, XC के वैल्यू से तुम कैपेसिटर का वैल्यू निकाल लोगे ना, कैपेसिटेंस। XC इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय QC। ऐसा करोगे कि नहीं? बिल्कुल। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू V क्या है आपके पास? 1000 into 1000 डिवाइडेड बाय QC क्या है आपके पास? 5.83 into 10 to the power 6। समझ में आ रही बात? अब ये आ जाएगा आपके पास क्या? दिस इज 10 to the power 6, देखिए ये चला जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1/5.83, 1/5.83। XC को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज ए, मैं उसको ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको 1/2 पाई F into C इज इक्वल्स टू 1/5.83, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? C इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5.83 डिवाइडेड बाय 2 पाई F, ठीक है। अब दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5.83 डिवाइडेड बाय 100 पाई C। क्या? 100 पाई F का वैल्यू 50 दिया है ना, सो जो C का वैल्यू आ जाएगा, मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मैं उसको कैलकुलेट करके बताऊँ तो मैं तो 5.83 डिवाइडेड बाय 100 पाई, इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास 18.557 मिलीफैरेड। कितना आएगा? 18.557 मिलीफैरेड, इतना आने वाला है, ठीक है भाई, इतना आएगा। अब मुझे एक बात बोलो, जो ऑप्शंस दिए उसमें से कोई ऐसा एक ऑप्शन है कि जो उसके करस्पॉन्डिंग आने वाला है? देख लेता हूँ मैं। 19 मिलीफैरेड इज वेरी वेरी क्लोज टू द 18.557। मैं इसको अगर अप्रॉक्सीमेट करूँ तो ये होगा मेरे पास उसका एक्चुअल आंसर। सो द एक्चुअल आंसर, और आई कैन से व्हाट, द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 19 मिलीफैरेड। कितना? 19 मिलीफैरेड। अब आपने उसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। मैंने तुम्हें इसके पहले बोला था कि आई विल टेल यू शॉर्टकट। कैसे? देखिए कैसे। इसके लिए जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट आपको मालूम है, देख रिएक्टिव पावर, जब भी तुम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करते हो तो उसमें जब तुम कोई भी एक पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस जब उसमें तुम ऐड करते हो, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैपेसिटर की बात कर रहा है, कभी कभी सिंक्रोनस कंडेंसर की भी बात करेगा, ठीक है। तो जब जिस टाइप के डिवाइस की बात करें उसके हिसाब से तुम्हें क्या होगा, उसके हिसाब से तुम्हें थोड़ा थोड़ा चेंज उस फॉर्मूले में नजर आएगा, बाकी तो सब कुछ सेम है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बात करूं तो देखिए मेरे पास जो रिएक्टिव पावर प्रोवाइडेड बाय द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस जो होता है वो दिया जाता है Q इज इक्वल्स टू P10∅1 माइनस P10∅2। बेसिकली क्या? डिफरेंस इन द रिएक्टिव पावर ऑफ द सप्लाई साइड, ऐसा ही है और कुछ नहीं, ठीक है। ये P1 होगा और ये P2 होगा। समझ में आ रही बात? इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो तो P1 और P2 दोनों तो सेम ही है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 मेगावाट। आप बोलोगे सर ये कैसे सेम है? अरे भाई मुझे एक बात बोलिए, जब मैंने पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं किया था तब मेरा एक्टिव पावर कितना था? सप्लाई साइड का तो 10 ही था, लोड साइड का नहीं, मैं सप्लाई साइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पावर फैक्टर तो तुम सप्लाई का ही चेंज करने वाले हो ना। तो कितना था? 10। और जब मैंने पावर फैक्टर इंप्रूव किया, कैपेसिटर उसमें जब ऐड किया, तब भी तो उसका एक्टिव पावर कितना था? 10 ही था, 10 मेगावाट ही था। तो उसका मतलब क्या? P1 P2 दोनों तो सेम ही है, ठीक है। इसमें तुम्हें याद होना चाहिए कि P1 इज व्हाट,
एक्टिव पावर बिफोर द चेंजिंग पावर फैक्टर एंड P2 इज व्हाट, इट इज एक्टिव पावर आफ्टर चेंजिंग द पावर फैक्टर। मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि दोनों पावर सेम है, इसके लिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ 10 मेगावाट। दोनों पावर सेम मतलब अरे भाई एक्टिव पावर चेंज ही नहीं हुई ना सेकंड केस में, समझ में आ रही बात। इसके लिए सो अगर मैं उसमें Q का वैल्यू लिखूँ तो Q इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू P1 का वैल्यू कितना है 10, tan phi1 कितना होगा तो देख के बताइए, मैंने phi1 लिखा है कितना है 53.13 माइनस P2 कितना है भाई, P2 का जो वैल्यू आने वाला है आपके पास इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम वन, tan ऑफ phi2 कितना है 36.86। आपको मालूम है कि जो 10 है और ये भी 10 है कैसे मेगावाट में है, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिव पावर की बात चल रही है तो इस किस में आ जाएगा, दिस विल बी इन मेगावाट, ठीक है। इसके लिए तो Q का जो वैल्यू आएगा, अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ दिस मच Q विल बी प्रोवाइडेड बाय दी व्हाट, दिस मच Q विल बी प्रोवाइडेड बाय व्हाट कैपेसिटर। कैसे प्रोवाइड होगा, अरे भाई पहले जो रिएक्टिव पावर आ रही थी सप्लाई साइड से वो रिएक्टिव पावर, जो सेकंड केस में आ रही थी वो रिएक्टिव पावर, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो कौन प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटर ही तो करेगा ना। मैं इसको QC बोल रहा हूँ। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 5.83 मेगावाट, ठीक है, इस तरीके से। अब QC को तुमने निकाल लिया, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है कैपेसिटर के लिए, QC इज इक्वल्स टू V squared divided by QC, where QC is what, it is a reactive power provided by the capacity। इसमें बस तुम्हें वैल्यूज पुट करना है और क्या ही बात है, 1000 into 1000, इसको 10 to the power 6 लिख देने वाला था मैं, 5.83, और मेगावार को मैं कैसे लिख देता हूँ 10 to the power 6। जैसे उसको ऐसा लिखा मैं तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/5.83। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो अभी। तो यहाँ से जो C का वैल्यू आएगा इट विल बी 18.557 मिलीफैरेड एंड दिस इज गोइंग टू बी करस्पॉन्डिंग टू 19 मिलीफैरेड। किसके करस्पॉन्डिंग आने वाला है भाई, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 19 मिलीफैरेड के आसपास आएगा, मतलब 19 मिलीफैरेड ही आएगा ना, क्योंकि 18.557 इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 19 मिलीफैरेड। तो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होगा इसका जो आंसर आने वाला आपके पास 19 मिलीफैरेड, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आई होप कि शायद तुम समझ पाओ।